हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सो सॉरी, लेक्चर्स ना आने की वजह से कुछ पर्सनल इतनी प्रॉब्लम हो गई थी जिसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। फिलहाल लेक्चर्स आते रहेंगे, दुआ करिए सब अच्छा रहे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम। और ये विजन आईएएस के करंट अफेयर्स पीटी 365 2021 की उसकी गवर्नमेंट स्कीम्स का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। क्लियर? देखिए अब इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे आप जानते हैं अनअकैडमी वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, जिनका प्राइस जो है ओल्ड प्राइस 77,000 ऐसे लिमिटेड ऑफर में चल रहा है। ये आपको 49,680 तक मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और 28 अगस्त के बाद इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा। ऑफ़र 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आप एक काम करें, जब भी आप इसे लें तो मेरा कोड सिर्फ आईएएस ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है? काफ़ी सारे हाइक आने से पहले आप ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट आपको इसके अंदर लोन भी मिल सकता है। लोन मिल सकता है यूपीएससी के लिए, है ना? अनअकैडमी प्रिपरेशन के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है। और आप मेरा कोड ये भी आप लेंगे तो आप सिर्फ आईएएस कोड ज़रूर यूज़ करिए। सिर्फ आईएएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह पे फ़ायदा मिलेगा इससे। और चाहे आप कोई भी बैच स्टार्ट कर रहे हो, 21, 22, 23 किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 25 अगस्त से भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस आते रहते हैं वैसे तो हर वेंसडे आते हैं, लेकिन 25 अगस्त से अभी फ़िलहाल आ रहे हैं अगर रिसेंटली आपको करना हो तो। ठीक है, कई सारे होते हैं, प्लस होते हैं, आइकॉनिक होते हैं, या आप देखेंगे तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लेंगे। बस आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे न्यूली लॉन्च्ड स्कीम्स को। अब इसमें सबसे पहली जो है वो है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो अब ये क्या है पहले समझते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन है, कि मतलब हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर डिफेंस का प्रोडक्शन, इसको यहाँ पे प्रमोट करना है। और इसमें मेन फोकस ये है कि जो एमएसएमईज हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए स्टार्टअप्स को इसके अंदर लाया जाए। ठीक है, जो भी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप हैं, जो चीज़ें जो है दिक्कत देती हैं, उन सारे गैप्स को भरा जाए देश के अंदर। तो मेन उद्देश्य तो बहुत ही खूबसूरत है। अब बात आती है कि मैम कुछ फीचर्स ज़रूर बताइए, बिकॉज विदाउट फीचर्स दीज ऑब्जेक्टिव्स का हम क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर कहता है कि स्कीम जो है वो 5 सालों तक के लिए रन करेगी। ठीक है, 5 सालों के लिए रन करेगी, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि इसमें ये है कि भाई 6 से 8, करीब 6, 7, 8 जैसा भी रहेगा, ये नई टेस्ट फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा। और इसमें पार्टनरशिप रहेगी किसकी? प्राइवेट इंडस्ट्री की। हम्म तो ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि भाई इसमें इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो हम इतनी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं ना, हम बाहर से बहुत मंगवाते हैं, हम अपने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स को बाहर से बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो भाई हमारे देश में बचेगा तो वो पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स का पैसा बचेगा, हमारी जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आत्मनिर्भर का बड़ा बोलबाला है और ऐसे ही बनना है हमको, सेल्फ रिलायंट। ठीक है, अब हर एक डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू सेटअप किया जाएगा। क्या है? ESDTI will be set up through special purpose vehicle which will be the implementation agency। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू हर एक जो DTI है उसको सेटअप करेंगे, और यही स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे काम करेगा। क्लियर? अब यहाँ समझिए, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, है ना, जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, सिर्फ यही लोग जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को फॉर्म कर पाएंगे, मतलब यही इसकी क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं। उसके साथ जो स्पेशल
पर्पस व्हीकल इस स्कीम के अंदर है, इनको रजिस्टर करा जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इस चीज को मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके साथ स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे सारे ही असेट्स को जो भी इस स्कीम के अंदर आ रहे हैं, और एक सेल्फ सस्टेनेबल मैनर में, मतलब बाय कलेक्टिंग यूजर चार्जेस को कलेक्ट करके खुद के सेल्फ सस्टेनेबल मैनर में इसको ये ऑपरेट करेंगे। फंडिंग की बात कर ली जाए, पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई स्कीम जो प्रोजेक्ट्स होंगे इस स्कीम के अंदर, इनको प्रोवाइड करा जाएगा 75% इसमें जो है वो सरकार फंड करेगी, गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। कैसे फंडिंग होगी, ग्रांट इन एड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्रांट वगैरह दी जाएगी, तो ग्रांट इन एड के फॉर्म में। और बाकी जो 25% बच गया इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, इसे ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो यहाँ पे बियर करेंगे। ठीक है। अब जो इक्विपमेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं, है ना, जो टेस्टेड हैं, विल बी सर्टिफाइड एज पर अप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशन, मतलब जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से इनको टेस्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिस हिसाब से उनकी महत्वता है, जो भी है चीज़ें हैं। ठीक है। सारी जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, माना जा रहा है कि ये कम अप होंगी इन दी 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इन दोनों ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो दिख रहा है यहीं पे आएंगी, लेकिन स्कीम लिमिटेड नहीं है इस पे, और जगह भी फैलाई जा सकती है बाद में ज़रूरत के हिसाब से। क्लियर हो गई इतनी सी बात आपको, आई होप हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है अदर स्कीम्स इन न्यूज़, है ना। इसी के अंदर कुछ और स्कीम्स जो न्यूज़ में रही, जैसे कि सबसे पहले रही वन रैंक वन पेंशन स्कीम। आप जानते हैं मोदी जी को जरा वन से ज़्यादा लगाव है। ठीक है, वन इलेक्शन, वन राशन कार्ड, तो अब यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन स्कीम फिलहाल न्यूज़ में क्यों है समझते हैं। देखिए, स्कीम इफेक्टिव है सिंस जुलाई 1 2014। ठीक है, इफेक्टिव है 1 जुलाई 2014 से, और रिसेंटली इसने अपने 5 साल को कंप्लीट कर लिया गया था। इट वॉज लॉन्च इन 2015। मतलब देखो, इफेक्टिव 2014 से 1 जुलाई से, और लॉन्च करी गई थी कब, यहाँ पे 2015 में ये। ठीक है, 2015 से ये 2020 था, मतलब लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स भी है ना इसके अंदर। तो 2020 तक के लिए 5 साल हो गए, तो 5 साल इसने कंप्लीट करे, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई। फिलहाल ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूनिफॉर्म पेंशन को, मतलब टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिगार्डलेस ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल होते हैं, जो लोग आर्म फोर्सेस के अंदर काम करते हैं, और ये सेम रैंक से रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज किसी की ए की रैंक जो है वही बी की रैंक है। ठीक है, तो ये सेम रैंक से अगर रिटायर कर रहे हैं, सेम जो है लेंथ ऑफ सर्विस दे के रिटायर कर रहे हैं, तो इनको जो है वो सेम तरीके से यूनिफॉर्म एक जैसी पेंशन भी प्रोवाइड करी जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कोई भी डेट हो रिटायरमेंट की, वो अलग की बात होती है। ठीक है, ये बात है। अब दूसरी बात, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पेंशंस ऑफ करंट एंड पास्ट एक्स सर्विसमैन एट पीरियोडिक इंटरवल्स। अब इसमें इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि जो करंट, मतलब अभी की जो पेंशन है, और जो आपका जो पास्ट एक्स सर्विसमैन की पेंशन है, उन दोनों के बीच में जो दिक्कत है, गैप है, उसे यहाँ पे भरा जा सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या हैं, ये समझते हैं थोड़ा। देखिए, पहला फीचर तो यही है कि जो बचा हुआ पैसा है ना, जैसे कि मान लो पहले इनको कम मिल रहा था किसी और को, अब का अलग है। मतलब आज मान लो कि सपोज करो, आज मान लो पेंशन जो है वो 50,000 है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सोच मत लीजिएगा। और पहले मान लीजिए कि 30,000 थी या 45,000 थी, सपोज कुछ भी मान लीजिए। तो जो पैसा एक्स्ट्रा बचा, इसे चार, मतलब ये पे करा जाएगा इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को दे दिया जाएगा, मतलब हर 6 मंथ्स में। ठीक है, हाउ एवर ऑल विडोज, जितनी भी विडोज हैं,
ठीक है, जितनी भी विधवा औरतें हैं, इंक्लूडिंग वॉर विडोज, मतलब जिनके पति जो है वो वॉर में मारे गए, इनको जो है जो अरेर्स है वो एक इंस्टॉलमेंट में ही, इनके साथ 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाएगा, इनको एक इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पैसा जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है। पेंशन विल बी रीफिक्स फॉर ऑल पेंशनर्स रिटायरिंग इन द सेम रैंक। पेंशन को जो है वो फिर से फिक्स किया जाएगा उन सारे लोगों के लिए जो पेंशन पा रहे हैं और जो सेम रैंक से रिटायर हुए थे। ठीक है। एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब सेम टाइम तक सर्विस दी, मान लो उन्होंने भी जो है वो 25 साल दी, इन्होंने 25 साल दी, और ए और बी की रैंक भी सेम रही है। ठीक है। एज द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन इन 2013। तो अभी ऐसा एवरेज निकाल लेंगे क्या है क्या नहीं, जो भी होगा उस हिसाब से जो है वो रीफिक्स कर दी जाएगी पेंशन। अच्छा। अच्छा, ऐसे पर्सनल जिन्होंने वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं ना अपनी सर्विस से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पर्सनल हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लिया है, वो कवर नहीं होंगे इस स्कीम के तहत, वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत। और फ्यूचर में पेंशन जो है उसे रिफिक्स किया जाएगा हर एक 5 सालों के बाद। ठीक है। उसके बाद बिफोर OROP, मतलब इस वन रैंक वन पेंशन स्कीम से पहले एक्स सर्विसमैन यूज टू गेट पेंशन एज पर द पे कमीशंस रिकमेंडेशंस ऑफ द टाइम व्हेन दे हैड रिटायर्ड। इस स्कीम के पहले क्या था कि जो एक्स सर्विसमैन थे उनको अपनी पेंशन वगैरह जो है वो मिलती थी, जैसा कि पे कमीशन रिकमेंड करती थी, है ना, उस हिसाब से जब ये रिटायर होते थे उस टाइम पे जो भी पे कमीशन जो है वो रिकमेंड करती थी उस हिसाब से इनको पेंशन मिलती थी। तो खैर जब इस स्कीम के आने के बाद ऐसा ऐसा हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आ चुकी है स्कीम ने तो अपना टाइम काफ़ी अच्छा पूरा कर लिया है, इस बात को मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री की तरफ, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो अब वहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं पहले समझते हैं। सबसे पहली स्कीम है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, अक्रॉस। तो समझते हैं कि क्यों रही न्यूज़ में, पहले ये जान लीजिए। देखिए, न्यूज़ में रहने की ही वजह ये है कि स्कीम को रिसेंटली रिव्यू करा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कुछ देखेगी, रिव्यू करेगी, तो अपने आप में ही बात बन जाती है कि खबरों में आ गया ये। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये स्कीम का अक्रॉस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव पहला तो ये है कि भाई मोटा मोटा समझो आप कि रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, ताकि ना हम क्या करें कि जो हमारी वेदर होती है, हमारा क्लाइमेट होता है, उसका हम पहले से ही फोरकास्ट कर लें ना। पहले से हमको पता हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो रियल टाइम में हमको पता होगा, ताकि अगर हमें पता चले कोई मुसीबत आने वाली है तो हम तुरंत ही जो है वो सब कुछ पहुंचा दें, सर्विसेज वगैरह, है ना। उसके बाद ये भी है कि भाई फिजिकली जाके प्रॉपर फिजिकल प्रोसेसेस को समझना, फील्ड कैंपेन्स के थ्रू, ऐसे ही नहीं बैठे बैठे सब समझ लिया, फील्ड कैंपेन्स करना। उसके साथ ऐसा हाई रेजोल्यूशन मॉडल को रन करना ताकि हम फोरकास्ट हर एक स्केल में दे सकें। तो ये कुछ बात है। और देखो, साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइंस को सर्विस में बदलना कि भाई हम अपने सोसाइटी के लिए कुछ काम आएंगे साइंस का उपयोग करके। तो जो भी भाई इम्प्रूवमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसे भी पूरा करना। उसके बाद बात आती है फीचर्स की। तो फीचर्स में देखिए, इस स्कीम को 2017 से 20 तक के लिए लॉन्च किया गया था, है ना, इस पीरियड के लिए किया गया था। ये अम्ब्रेला स्कीम थी। इसके अंदर था कि भाई रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होंगी वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिनास के अंदर। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाएगा समझिएगा। ये 3 बॉडीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है IMD, एक है NCMRWF, और तीसरी है IITM। इनका फुल फॉर्म समझ लेते हैं पहले तो, कि इसका फुल फॉर्म है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये है NCMRWF। और इसका है IITM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, ये पुणे के अंदर है। ठीक है। तो इस जो स्कीम है इसको इन तीनों के द्वारा ही जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसके अंदर भी कुछ 9 मतलब 9 सब स्कीम्स हैं, मतलब अक्रॉस के अंदर। अब कौन कौन सी समझिए और कौन कौन सा उसका इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन है समझिएगा। तो सब स्कीम पहली जो है वो है कमीशनिंग ऑफ पोलैरिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार्स, ये IMD के अंदर है ना, मतलब इम्प्लीमेंटिंग जो इसका इंस्टीट्यूशन है वो IMD है।
उसके नेक्स्ट जो है सब स्कीम वो है अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, ये भी आईएमडी के अंदर है। फिर है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज, वो भी आईएमडी के अंदर है। फिर है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, वो है आईएमडी के अंदर, वो भी है। और फिर आता है न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर क्लाइमेट, वो आईएमडी के अंदर नहीं है, वो NCMRWF के अंदर है। और उसके बाद सारे IITM के अंदर है, जैसे कि मॉनसून मिशन 2, जिसमें आपका हाई रेजोल्यूशन 12 किलोमीटर वाला ग्लोबल असेंबल फोरकास्ट सिस्टम आएगा। मॉनसून कन्वेक्शन क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और नेशनल फैसिलिटी फॉर एयरबॉर्न रिसर्च, ये सारे के सारे IITM के अंदर है। तो ये कुछ हमने सब स्कीम्स की भी बात कर ली। फिर नेक्स्ट की बात आती है वो है नेशनल मॉनसून मिशन। क्या है, क्यों रहा न्यूज़ में, पहले समझते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट फेज तो पहले हो गया था। अब इसका जो सेकंड फेज कंप्लीट हुआ ना, तो उसमें मिनिस्ट्रीज, ये जो मिनिस्ट्री है इन्होंने बताया अर्थ साइंस ने कि भाई आखिरकार हमें क्या क्या मिला, क्या अचीवमेंट्स रही। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ में इसलिए रहा है, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम मॉनसून को प्रिडिक्ट कर लें, ताकि हमको पहले से पता हो कि कब बारिश आने वाली है, उस हिसाब से हम तैयारी बना के रखें। अब जैसे कि इसमें 3 रेंज हैं, एक है शॉर्ट, एक है मीडियम, और तीसरी क्या है, तीसरी होगी ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग। तो शॉर्ट में आता है कि 1 से लेकर 10 दिनों के बीच का पहले का ही हम समझ लें। मीडियम में आता है 10 से 30 दिनों का, और लॉन्ग में आता है एक पूरा सीजन। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सा बारिश होगी, तो इसका ऑब्जेक्टिव पहला हो गया। उसके दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टनरशिप इंडियन और उसके साथ फॉरेन इंस्टीट्यूट के बीच में डेवलप करना, ताकि हम बढ़िया से बढ़िया प्रिडिक्शन कर सकें। तीसरे नंबर पे कि ऐसा सिस्टम बनाना जो कि प्रॉपर क्लाइमेट एप्लीकेशंस के लिए हो, जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट जिनका होता है। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। और आपका फ्लड है, फ्लड के बारे में पता चल गया, फोरकास्ट पता चल गया, लोगों को बचा सकोगे आप, समझे ना। और इस हाई क्वालिटी का डेटा बनाना, मॉडलिंग प्रोडिक्शन बढ़िया बढ़िया करना, यही सब इसके उद्देश्य हैं। अब इसके फीचर के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला फीचर है इसका कि इसकी जो मिशन है उसको 2012 में लॉन्च किया गया था, और इसका फर्स्ट फेज जो है वो 2017 तक चला। सेकंड फेज की बात बता दूं तो 2020 तक चला, 2017 से 2020 तक चला। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, जो कि पुणे का है, यही मेन बॉडी है, इसी ने ही इसको एग्जीक्यूट करा है और इसी को ही कोऑर्डिनेट करके चलती है ये। और अब समझिएगा, यहाँ पे 3 बताए थे ना मैंने, एक बताया था शॉर्ट, एक बताया था मीडियम, एक बताया था लॉन्ग रेंज। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए अमेरिकन मॉडल, जिसे बोलते हैं क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम, इसको यूज करा जाता है। इसके साथ ओशन एटमॉस्फेयर मॉडलिंग सिस्टम को भी, ताकि क्या करेंगे, ताकि यहाँ पे ओशन का डेटा, एटमॉस्फेयर का डेटा और लैंड का डेटा, तीनों डेटा जो है वो कंबाइन किया जाएगा। उसके साथ शॉर्ट टू मीडियम रेंज में अगर बताऊं, उसके लिए यूनिफाइड मॉडल जिसे डेवलप किया है यूनाइटेड किंगडम में, उसका यूज़ किया जाएगा। किया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद ये जो मिशन है, इसमें क्या है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ होंगी। उससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से और चीज़ों को समझ पाएंगे, मॉडलिंग प्रॉपर कर पाएंगे। अब यहाँ समझिए कि 2017 से 20 वाला, मतलब जो जो फेज 2 था उसके बारे में समझिए। इसका मेन ये है कि भाई देखो, इससे क्या अचीवमेंट हुई, क्या फ़ायदे हुए, समझिए। पहला तो ये कि भाई जो द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मॉनसून मिशन डायनेमिकल मॉडल, मतलब जो आपका जो मॉनसून मिशन डायनेमिकल मॉडल था, ठीक है, जैसे कि आपका दैट इज मॉनसून मिशन कपिल फोरकास्टिंग सिस्टम, जो आपका ये MMCFS था, है ना। इसका ये प्रॉपर तरीके से कि भाई ताकि ऑपरेशनल सीजनल फोरकास्ट करा जा सके, मॉनसून रेनफॉल और टेम्परेचर का हमको पता हो कि किस सीजन में कितना मॉनसून आएगा, क्या टेम्परेचर रहेगा, ये प्रॉपर हमने ऑपरेशनलाइज करा चीज़ों को। पहला अचीवमेंट तो यही हो गया। दूसरा ये कि साइक्लोन को ट्रैक करने लगे, मिनिस्ट्री ने कहा अब हम साइक्लोन को अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी हमको पता होती है। तीसरे नंबर पे ये कि ग्लोबल असेंबलेज फोरकास्ट सिस्टम GEFS, ठीक है, इसको लाना भाई शॉर्ट और मीडियम रेंज प्रोडिक्शन के लिए 12 किलोमीटर। उसके बाद हमने भाई, इन्होंने बताया कि हमने रीजनल सीजनल फोरकास्ट आउटलुक साउथ एशिया के लिए अंडर WMO, और जो WMO द्वारा रिकॉग्नाइज करे गए रीजनल क्लाइमेट सेंटर हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर हुआ है। उसके साथ साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम, जिसे हम लोग सास्कॉफ कहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं।
उसके उसको यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है, इन्होंने बताया। उसके बाद ये है कि हम ऐसा एल्गोरिदम बना रहे हैं जिससे हमें पता चल सके, मॉनिटरिंग कर सकें प्रॉपर कि भाई कब क्या होना है क्या नहीं होना है। मीसो और एमजेओ, आपने ये मेरे साथ पढ़ा है होगा ज्योग्राफी के अंदर, मॉनसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, इनकी एक्सटेंडेड रेंज तक हम प्रिडिक्शन कर सकें। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन फोरकास्ट, सारे ही इंडियन रिवर बेसिन के लिए ये भी ऑपरेशनली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो भैया और ही अच्छी बात है, समझे। तो ये सारी फायदे और बढ़िया बढ़िया बातें जो बताई गई हैं यहाँ पे, वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस एक्टिविटीज़ की, सॉरी मिसलेनियस इनिशिएटिव के बारे में, सॉरी। तो दो है, पहला तो है KRC नेट, मतलब नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। इसमें सबसे पहला ये, इसका एम ये है कि हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हम वन पॉइंट, मतलब एक जगह पे 24 घंटे सातों दिन 24/7 एक्सेस दें नॉलेज प्रोडक्ट्स का, जो किसी को नहीं लेना है खासकर छोटे बच्चों को। बुक्स हो गई, हाँ, ये भाई जिनके लिए नॉलेजेबल है वो चीज़ें ज़रूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट हो गया, जनरल हो गया, एक जगह पे मिल जाएगा और हमेशा रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी जब आप अपना काम करेंगे। उसके बाद इसको किया जा रहा है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, और जो पुरानी लाइब्रेरीज थी ना MOES सिस्टम के अंदर, वो अपग्रेड कर दी जाएंगी इस नॉलेज रिसोर्स सेंटर के तौर पर। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है मोबाइल ऐप मौसम फॉर इंडिया मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए ये क्या है, जो मोबाइल ऐप है मौसम, ये मौसम का जादू है मितवा, मौसम। इसका काम क्या होगा कि ये वेदर इन्फॉर्मेशन बताएगी, फोरकास्ट बताएगी प्रॉपर तरीके से, बिना किसी टेक्निकल दिक्कत के। और इसमें कुछ 5 सर्विसेज होंगी, जैसे कि सबसे पहली होगी अभी की वेदर क्या चल रही, करेंट वेदर। दूसरे नंबर पे नाउ कास्ट, मतलब लोकलाइज्ड जो आर्ली, जो घंटे के हिसाब से जो वार्निंग्स होती हैं वो। तीसरे नंबर पे जो है वो सिटी फोरकास्ट होगा इसके अंदर। उसके बाद चौथे नंबर पे इसके अंदर वार्निंग होगी, भैया बता दे रहे पहले से ही, आगाह कर ही दे रहे। और पांचवें नंबर पे रडार प्रोडक्ट्स का मामला रहेगा। तो 5 सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन उसके पहले समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये स्कीम है। ठीक है, एजुकेशन आगे चेंज हो गई। तो पहली जो स्कीम नई नवेली लॉन्च हुई है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्टार्स। तो स्टार्स प्रोजेक्ट्स को और मजबूत बनाना, तो पहला ही ये देख लीजिए न्यूली लॉन्च स्कीम है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें ये है कि भाई देखो ओवरऑल प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जो कि इंडियन जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, भाई क्या है क्या नहीं, कोई इंटरवेंशन होता नहीं है, तो इसलिए इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो ये एक वर्ल्ड बैंक द्वारा एड करा गया प्रोजेक्ट है, जिसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे। और जैसे हमारे यहाँ की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 की, उसके हिसाब से इसको, इसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसके अंदर 6 स्टेट को कवर करेगा। सबसे पहली स्टेट होगी हिमाचल प्रदेश, दूसरी है राजस्थान, तीसरी है महाराष्ट्र, चौथी है मध्य प्रदेश, पांचवी है केरला, और आखिरी में आती है उड़ीसा। तो इन स्टेट्स को कवर करेगा। अच्छा, स्टेट जो है वो सपोर्ट पाएंगी, ऐसा नहीं है फ्री फंड में कुछ नहीं होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट में, इम्प्लीमेंटेशन में, इवैल्यूएशन में और अच्छी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में ये जो है वो सपोर्ट पाएंगी। और इससे ये है कि भाई इम्प्रूव्ड एजुकेशन आउटकम्स होंगे। स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से काम करें, ऐसे चीज़ें करें जिससे भाई जो बंदा है वो जॉब के लिए अच्छे से क्रिएट हो सके। अब मेन देखिए, मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझते हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, इसका जो नेशनल डेटा सिस्टम है उसको और मजबूत करना है, ताकि हमारे पास प्रॉपर डेटा तो हो ना कि कितने लोगों ने कितने बच्चों ने स्कूल कंप्लीट करा क्या नहीं करा। उसके नेक्स्ट क्या है कि हम लर्निंग असेसमेंट सिस्टम ये मजबूत करना। और तीसरा क्या है कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, मतलब परख टाइप का, इसको स्टैब्लिश करना, ताकि हम ट्रैक तो करें कि कैसे लर्निंग है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकें, डेटा के माध्यम से हम डिसीजन लें। अच्छा है ना, इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म्स आएंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद स्टेट लेवल की बात करें, तो स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग, स्टार्टिंग में ही सब कुछ मजबूत रहे, बढ़िया रहे। उसके बाद कि भाई स्ट्रेंथन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन वोकेशनल एजुकेशन,
उसके बाद गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी हो सके। और आखिरी में स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन को और मजबूत करना और आपका करियर गाइडेंस के माध्यम से उनको बताना कि भाई वोकेशनल एजुकेशन में ये फ़ायदा है, ये नहीं है, ठीक है। उसके काउंसलिंग, इंटर्नशिप हो, आउट ऑफ जो कवरेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बाहर हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनका पूरा कवरेज करना। तो ये सारी कुछ बढ़िया बढ़िया बातें इसके अंदर दी हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कुछ मिसलिनियस इनिशिएटिव्स के बारे में, छोटे मोटे। जैसे कि सबसे पहला है कलम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, तो इसको बोलते हैं कपिला कैंपेन, ठीक है। कपिला कैंपेन ये क्या है समझते हैं। देखिए कपिला कि कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, इसको लॉन्च करा गया 89th बर्थ एनिवर्सरी पे। जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, साइंटिस्ट थे, बहुत ही जाने माने और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय लेट डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम, ठीक है, बहुत माने जाने हैं ये। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो आईपी है ना, आईपी, जो आईपी की बात हमने करी, आईपी ये रिफर करता है क्रिएशंस ऑफ माइंड। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ किताब लिखी, कुछ बढ़िया काम किया, कुछ डिज़ाइन बनाई, कुछ सिंबल बनाया, कुछ नेम इमेजेस को यूज़ करा कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो भाई आपका ये उस पर कुछ हक होना चाहिए ना, कोई चुरा ना ले। तो इसी तरह से कई सारे आईपीज होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट एक आईपी है। भाई अगर हमने कोई अच्छा कंटेंट डाला और किसी ने उठा के ऐसे ही चेप दिया तो हम उस पर कॉपीराइट मार सकते हैं ना। ऐसी पेटेंट, ठीक है, कुछ वक्त के लिए किसी ने भाई मेडिसिन बनाई और क्योंकि उसने मेडिसिन बनाई, उसने उसका पेटेंट है कि भाई इतने इतने वक्त तक दूसरे लोग उसको नहीं बना पाएंगे। उसके बाद ट्रेडमार्क्स, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हो गए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई टैग होता है ना, यहाँ का ये फेमस, यहाँ का ये फेमस, यहाँ का ये फेमस, समझे, और टॉप सीक्रेट्स। तो ये सब कुछ है इस कैंपेन के अंदर की बताऊं। कपिला कैंपेन के अंदर जो स्टूडेंट जो होते हैं ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि करेक्ट सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि ये लोग अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, उसे पेटेंट तो करा ही सकें। उसके बाद सार्थक इनिशिएटिव की बात कर ली जाए। सार्थक इनिशिएटिव क्या है ये, इसका फुल फॉर्म समझिए पहले तो, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, इसे बोलते हैं सार्थक। तो सार्थक इनिशिएटिव समझिए ये क्या है, ये delineates द रोड मैप एंड वे फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अभी देखो देख रहा है किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है 2020 की। तो अभी इसका फुल फॉर्म तो आपको याद हो गया ना, बहुत सारी जगहों पे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो अभी इसने क्या करा है, पूरा इसने रास्ता बना लिया है, एक पोर्ट्रे कर लिया है, और ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है उस हिसाब से प्रॉपर चलने को तैयार है। ये जो है ये एक इंडिकेटिव या एक सजेस्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान है स्कूल एजुकेशन के लिए, एंड इसको रिलीज करा गया था 1 अप्रैल 2021 में as a part of celebration leading to Amrit Mahotsav on 75 years of India's independence। उसके बाद ये बात है कि स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरेटरीज हो गई, इनको पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि आप इस प्लान को आराम से अडॉप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए समझिए क्या है क्या नहीं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये था कि भैया हम इसको इस फ्रेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चर्ड या मॉडिफाइड स्कीम्स जो रही उसके बारे में जानते हैं। कुछ स्कीम्स देखिए पहले आती हैं, उसके बाद उसमें कुछ वक्त के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। तो ऐसी स्कीम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। उसमें से पहली है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, PMRF जो है। अब इस स्कीम को ऑब्जेक्टिव समझिए क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई रिसर्च की क्वालिटी को अच्छा करना, कई सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के अंदर, उसमें क्या करना, रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उसके बाद कि भाई फेलोशिप
अट्रैक्टिव फेलोशिप के साथ में जो स्कीम है इसमें ये है कि जो बेस्ट टैलेंट होगा, जो अच्छा बंदा है, टैलेंटेड इंसान है, वो रिसर्च में यहाँ पे जो है आएगा। और इससे क्या होगा कि भाई डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशन प्रॉपर होने लगेगा, और भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं इसके अंदर। और उसके बाद कुछ फीचर्स की इसकी बात करें तो स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 7 years बिगिनिंग 2018-19, 2018-19 से ये इसकी शुरुआत हुई। और इंस्टीट्यूट जो है वो विच कैन ऑफर PMRF, जो इंस्टीट्यूट जो ये स्कीम्स को देते हैं, मतलब ये आपका प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप इस स्कीम को देते हैं, इसमें आपका IITs हैं, सारे ही IISER से हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया बेंगलुरु के अंदर जो है, और कुछ टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या NITs हो गए, है ना, जो साइंस या टेक्नोलॉजी की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उनको ये हक दिया गया है इसका, मतलब ये ऑफर करते हैं PMRF को। अब देखिए कैंडिडेट जो है जो सेलेक्ट करे जाएंगे वो बहुत ही खतरनाक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आसानी से नहीं होगा, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। और अभी बदलाव क्या आया है हम इसीलिए तो पढ़ लेना, रिसेंट चेंजेस क्या आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि स्टूडेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट IISc, IITs, NITs, IISERs, IIESTs एंड IITs, ये इनके इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी अगर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो भी वो भी अप्लाई कर सकता है। और जो गेट का एग्ज़ाम होता था ना, आप समझते हैं, गेट का जो रिक्वायरमेंट स्कोर है इसे भी कम कर दिया गया है, 650 कर दिया गया है, ये पहले 750 हुआ करता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मिनिमम CGPA ऑफ 8 और इक्विवेलेंट, ठीक है, 8 या उसके बराबर जो है वो तो CGPA हो। इसके साथ क्या कि भाई देखो डायरेक्ट एंट्री तो हो ही रही है, डायरेक्ट एंट्री के साथ लेटर एंट्री को भी अलाउ कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, वो बच्चे जो PhD कर रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे ये PMRF दिया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चे भी अब अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ अच्छी बात है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कोई दूसरी स्कीम्स जो न्यूज़ में नहीं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम बड़ी न्यूज़ में रहती है, इसको समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल की न्यूज़ में रही है, पहले जान लीजिए। देखिए बच्चों के न्यूट्रिशनल लेवल को सेव करने के लिए, है ना, उनकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंटर है हमारा केंद्र, उन्होंने मई 2021 में अप्रूव करा करीब 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को असिस्टेंस देना, मॉनेटरी असिस्टेंट, पैसे से असिस्टेंट देना, जो कि बच्चे ऐसे बच्चे जो कक्षा नंबर 1 से लेके 8 के बीच, मतलब क्लास 1 से लेके 8 के बीच पढ़ रहे हैं, सरकारी या फिर सरकार द्वारा एड करे गए स्कूल्स में पूरे देश के अंदर, ऐसे बच्चों को मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात करी गई है। इसमें से करीब 11.8 करोड़ बच्चे आ रहे हैं। और ये कैसे दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा दिया जाएगा, मतलब अकाउंट में सीधा पैसा चला जाएगा। उसके बाद द असिस्टेंस अमाउंट्स टू द कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए खाना ही देना है, इतनी ही असिस्टेंस जो दी जा रही है उसकी कॉस्ट जो है ऐसा समझ लो कि भाई जो भी मिड डे मील स्कीम के तहत जो भी कुकिंग कॉस्ट है उस हिसाब से दिया जाएगा। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जो इस मिड डे मील का है वो ये है ताकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, अटेंड करें, इम्प्रूव करें अपने न्यूट्रिशन लेवल को, स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव पहला तो यही है, ठीक है, और बस इतना ही है। अब यहाँ पे हम मेन समझते हैं कि इसके बेनिफिशियरीज कौन है, किनको किनको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला ये कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे, वो गवर्नमेंट स्कूल के हों, लोकल बॉडी या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के हों, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के हों, या मदरसा के हों, या मकतब्स के हों, है ना, जो कि सपोर्ट करे गए अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, उनको दिया जाएगा। उसके बाद सेंटर्स जो एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत चलते हैं, रन करते हैं, या ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, या आपका नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोजेक्ट के तहत जो भी सेंटर्स चलते हैं, तो स्कूल जो इन सारे एरियाज़ के हैं पूरे देश के अंदर, ये सब भी इंक्लूड करे जाएंगे अंडर मिड डे मील। तो ये सब आएगा इसके अंदर, बहुत बढ़िया बात।
फिर बात अगर आपके माइंड में क्लिक करी हो तो वो ये आती है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ देखिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो इम्पार्ट कमेटी जिसे हेड करा जाएगा बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेशनल स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी जिसे हेड करा जाएगा बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एज वेल एज प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, ये तीन यहाँ पे रहेंगे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में। उसके बाद देखिए, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी जिसे हेड करेंगे स्टेट चीफ सेक्रेटरी। तीसरा नंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रहेगी जिसमें चेयरमैनशिप रहेगी, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा पार्लियामेंट का लोकसभा के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के, वो देखेगा। और लास्ट में लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या मेंबर्स ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटीज, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं वो सब कुछ आएंगे। क्लियर? अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें ये होगा कि जो कुक्ड मिड डे मील है जिसमें कैलोरी कम से कम 450 कैलोरीज होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन हो, ये हर बच्चे को दिया जाए प्राइमरी लेवल पे। और जब बच्चा बड़ा हो, अपर प्राइमरी लेवल पे हो, तो कम से कम उसको 700 कैलोरीज मिले और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलने लग जाए। इसमें क्या होगा कि भाई न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाएगा उन बच्चों को जो एलिमेंट्री स्टेज में है, ऐसे एरियाज में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है समर वेकेशन के टाइम पे। उसके बाद ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो कॉस्ट है जो इसकी MDMS की, ये शेयर करेगा सेंटर और साथ में स्टेट्स। अब देखिए, दोनों की सरकारें कर रही हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ्री फूड ग्रेन्स देगा स्टेट को, मतलब ये लो पकड़ो, जैसे चावल गेहूं दे दिया फ्री में। और इसको बनाने की कॉस्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है फूड ग्रेन्स का, या पेमेंट हो गया इन सब चीज़ों का, होनोरेरियम टू कुक्स एंड या हेल्पर्स वगैरह को जो भी पेमेंट दिया जाएगा, ये सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करेंगे इस खर्चे को। मतलब सेंटर यहाँ पे ज़्यादा शेयर देगा अपने फंड्स का, और जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट का, ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग होगा, सारी स्टेट्स के लिए एक जैसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझ गए ना कि भाई देखो, बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल को सेफगार्ड करने के लिए और बच्चों की इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर ने मई 2021 में मॉनेटरी असिस्टेंस दी थी टू 11.8 करोड़ स्टूडेंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, और ये किस लिए था? द असिस्टेंस अमाउंट टू द कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द मिड डे स्कीम। तो ये हमने पूरा कुछ यहाँ पे इसको समझ लिया। अब बात आती है कि भाई रिसेंटली क्या बदलाव लाया गया है इसके अंदर, है ना। तो ये रिवाइज नॉर्म पहला ये है कि देखो भाई, जो हर साल कुकिंग की कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है ना, जो इंक्रीमेंट होता है ना, एनुअल इंक्रीज इन कुकिंग कॉस्ट लिंक्ड टू इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसे लिंक कर दिया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में, एनुअल इंक्रीज इन कुकिंग कॉस्ट लिंक टू इन्फ्लेशन इंडेक्स, ताकि यहाँ पे जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का उसे बैलेंस कर सकें। जो प्राइजेस बढ़ जाते हैं ना फूड आइटम्स वगैरह के, से बैलेंस कर सकें अंडर मिड डे मील स्कीम। उसके बाद दूसरा चेंज ये लाया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन रेट को यहाँ पे 75 पर कुंटल से रिवाइज करके, है ना, यहाँ पे जो है फ्रॉम ₹75 पर कुंटल फॉर अदर देन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट टू PDS रेट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹150 पर कुंटल। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे रिवीजन जो ट्रांसपोर्टेशन रेट का किया गया है, ये पहले क्या था? पहले था 75 पर कुंटल होता था, है ना, जो कि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के अलावा ये लोग 75 पर कुंटल लेते थे। अब इसे यहाँ पे जो है वो रिवीजन में क्या करा गया है, इसे PDS रेट मतलब मैक्सिमम 150 पर कुंटल आप ले सकते हो, इसको रिवाइज करा गया। तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन रेट को भी यहाँ पे 2% से 3% कर दिया गया है, टोटल जो भी आपका रिकरिंग सेंट्रल असिस्टेंस आएगी उसमें से। और ये इससे क्या होगा कि स्टेट्स हो गई, यूटीज हो गई, ये प्रॉपर तरीके से सुपरविजन और मॉनिटरिंग कर पाएंगे स्कीम्स की। उसके बाद यहाँ पे जो असिस्टेंस है किचन डिवाइसेस की, इसे भी यहाँ पे बढ़ाया गया है। मतलब पहले 5,000 था, ₹5,000 था पर स्कूल, अब इसे बढ़ा के 10,000 से लेके 25,000 कर दिया गया है। बेस ये होता है कि भाई इनरोलमेंट क्या है, ताकि स्कूल्स वगैरह को भाई कैसे क्या करना है, कितने डिवाइसेस ज़रूरत है किचन की, क्या नहीं है। उसके बाद समझिए, यहाँ पे 2 नए कंपोनेंट्स को भी अप्रूव करा गया है। 2 कंपोनेंट क्या है? पहला तो ये कि भाई ऐसे स्टोर्स मान लीजिए जो 10 साल से भी पहले के हैं, तो इनको 10,000 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे जिससे रिपेयर करा जाए इनको। और ये जो 10,000 रुपये है ना,
ये सेंटर और स्टेट के बीच में बटेंगे। दूसरा ये है कि भाई फूड आइटम्स प्रॉपर तरीके से आएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से आएंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। उसके बाद जो पावर है इम्प्लीमेंट करने की इस स्कीम को, इसमें कुछ थोड़ा सा बड़ा बदलाव आएगा। अभी तो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से है ना, अभी इससे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसे चेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस हिसाब से होगा। इनको थोड़ा, जो स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, आप अपने हिसाब से जो है यूटिलाइज करिए चीज़ों को। और इसमें प्रायर अप्रूवल, मतलब पहले से अप्रूवल भी रहेगा MHRD का, मिनिस्ट्री ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसमें 5% जो उनका एनुअल वर्क प्लान और बजट है नए इंटरवेंशंस के लिए, ये पहले से रहेगा। कोई दूसरे नॉर्म्स को भी डाला गया है इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहला तो ये कि पल्सेस को, यूज़ ऑफ पल्सेस फ्रॉम बफर स्टॉक, जो बफर स्टॉक में पड़ी हैं पल्सेस दालें, उसका यूज़ करा जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कि स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो जो दालें हैं वो अपने एज पर देयर लोकल टेस्ट, अपने जैसा भी इनको चाहिए जिस हिसाब से बनाना है, वो यहाँ पे मिड डे मील के लिए उसे यहाँ पे ये ले सकती हैं सेंट्रल बफर स्टॉक से, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है, उससे निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये कि भाई मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस। देखो जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, इनको ये चीज़ है कि आप डेली देखिए कि 100% प्रॉपर तरीके से जो स्कूल्स हैं वो अपलोडेड हैं थ्रू ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो सारे के सारे स्कूल्स हैं ना, सारे स्कूल जो हैं उनका डेटा हर दिन के हिसाब से मिलता रहे। तीसरे नंबर पे ये क्या है कि मेन्यू अंडर मिड डे मील। मेन्यू क्या रहेगा? देखो भाई खाने में स्टेट्स और यूटीज जो है इनको ये है कि आप एक ऐसा मेन्यू बनाइए जिसमें लोकल टेस्ट भी हो, मतलब जहाँ पे बंदा बच्चा रह रहा है वहाँ के खाने भी हो। उसके साथ यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग खाना दिया जाए, एक ही खाना ना दें, नहीं तो और ही नहीं खाएंगे बच्चे। उसके बाद तिथि भोजन, तिथि TITHI, तिथि मतलब डेट होता है ना, ताकि लोग जो है वो हर एक कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी से यहाँ पे आए, सेलिब्रेट करें जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि मान लो आपका चाइल्ड की बर्थ हुई, बच्चा पैदा हुआ, या शादी हुई, बर्थडेज हुए, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो आए, और किसी घर में मान लो, किसी घर में मानो कि बच्चा पैदा हुआ है या शादी हो रही है, बर्थडे है, तो आप ऐसा करो तिथि भोजन रखो कि ऐसा कुछ खुशखबरी है, आइए आप आके जो है वो मिड डे मील स्कीम में कंट्रीब्यूट करिए, पैसा दीजिए और बच्चों को खिलाइए। ठीक है ना। अब मिड डे मील जो स्कीम है इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ये तिथि भोजन, है ना, बट इसमें ये है कि हाँ मिड डे मील स्कीम को और ज़्यादा बढ़ाता है उसमें। और जेल जो नहीं होती, जेल जहाँ पे रहते हैं गुंडे मवाली, जेल हो गया, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, है ना, ये होगा फॉर मिड डे मील। मतलब सारी स्टेट्स हो गई, यूटीज हो गई, इनको ये भी कहा गया है कि जो कम्युनिटी हैं उनको इन्वॉल्व करिए, और कुछ दूसरी एजेंसी जैसे कि जेल्स हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारेज हैं, इन सबको भी मिड डे मील स्कीम के अंदर इन्वॉल्व करिए। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है, वो आती है उन्नत भारत अभियान, UBA। तो फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा है इसलिए समझते हैं इसको। तो वजह ये है कि जुलाई 2020 की बात है, तो जुलाई 2020 में एक ट्राईपार्टाइट, मतलब 3 लोगों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया। वो 3 कौन थे? एक तो CSIR हो गया, एक IIT दिल्ली है, और तीसरा आपका जो है विजनाना भारती। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो है उसे साइन करा गया। इससे रास्ता ये बनता है कि हम एक्सेस कर पाएंगे CSIR रूरल टेक्नोलॉजीज फॉर UBA को, मतलब CSIR रूरल टेक्नोलॉजीज फॉर उन्नत भारत अभियान को। एंड ये माना जा रहा है कि इससे भाई सारे लोग एक साथ आएंगे, कोऑपरेशन रहेगा, एक जॉइंट एक्शन रहेगा उन्नत भारत अभियान के एरिया में, फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ताकि भाई गांव का भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगा इंडिया के अंदर। तो ये है इसकी कुछ कहानी। अब इसका ऑब्जेक्टिव समझिए क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है टू इनेबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद द पीपल ऑफ रूरल इंडिया in identifying development challenges and involving appropriate solution for accelerating sustainable growth। कि भाई देखो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये कहना कि भाई आप यहाँ पे काम करो लोगों के साथ में जो कि गांव के लोग हैं, है ना, ताकि भाई देखें तो क्या डेवलपमेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, कैसे ग्रोथ और हो सकती है।
अब इसके फीचर्स ये हैं कि भाई देखो, अगर रूरल गांव वगैरह, रूरल मतलब गांव का एरिया, तो रूरल इंडिया में अगर एक कुछ प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट आपको देना है ना, बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, स्पेशली वो सारे जिनके पास एक अच्छा खासा मतलब एकेडमिक्स में फील्ड में अच्छा खासा एक्सीलेंस है, बहुत नामी ग्रामी है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, है ना, तो इन सब ये सब जो है वो रूरल इंडिया में काम करें, है ना, ये रूरल इंडिया में गांव के लिए काम करें, देखें आखिरकार क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दूसरा फीचर ये है कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाना, इंस्टीट्यूट्स में जो कि हायर एजुकेशन के होते हैं, इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो भी ज़रूरी होता है नेशनल ज़रूरतों के हिसाब से, स्पेशली रूरल इंडिया को ध्यान में रखें। और जो आईआईटी दिल्ली है, इसको डेजिग्नेट करा गया है कि एक कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट रहेगा आपका उन्नत भारत अभियान में, मतलब यही सबको मिला जुला के चलेगा। अब उन्नत भारत अभियान 2.0 की बात करें तो इस इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर ये मतलब अंडर दिस इंस्टीट्यूशन हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द चैलेंज मोड, आई एम सॉरी, इसके अंदर क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो है उसे चैलेंज मोड के तौर पे सेलेक्ट करा जाता है, और स्कीम को यहाँ पे बढ़ा दिया गया टू 750 रिप्यूटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब इसे अब ये 750 इंस्टीट्यूट तक के लिए फैली है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो हमारे देश के अंदर। और आखिरी में ये कि स्टूडेंट जो इन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से होंगे, ये क्या करेंगे, ये अडॉप्ट करेंगे विलेजेस को, ठीक है, और उस मतलब गांव को अडॉप्ट कर लिया, वहाँ पे गांव पे गए और वहाँ पे देखा क्या है लाइफस्टाइल, लोगों की प्रॉब्लम क्या उन फेस करते हैं क्या नहीं फेस करते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ डेटा बहुत ज़रूरी है उनको आगे बाहर निकालने के लिए। तो ये कुछ हमने उन्नत भारत अभियान के बारे में। उसके बाद लास्ट में इस लेक्चर के हम कुछ मिसलिनियस इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है AICTE स्पाइसेस, फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स अमंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है समझिए, जैसा नाम वैसा काम। स्कीम यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट देगी इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो क्या करें कि भाई स्टूडेंट क्लब को डेवलप कर सकें। अब स्टूडेंट क्लब डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट का वो प्रॉपर तरीके से ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। कैसे, इनके इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होंगे, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी एथिक्स सब पे काम होगा। तो ये क्लब क्या करेगा ना, ये क्लब एक मॉडल के तौर पे काम करेगा दूसरे क्लब्स के लिए भी जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर है, और बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक मॉडल के तौर पे काम करेगा। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई देखो, जो जो पोजीशन है स्टूडेंट क्लब की, चैप्टर्स सोसाइटीज़ की, उसे और इनर्जाइज करना, उसे और ज़्यादा बढ़िया बनाना और इनको एनर्जी से भर देना कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा है, क्रिएटिव काम हो रहा है, और भाई अपना टैलेंट वो वहाँ दिखा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से टीम वर्क हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, इन सब पे काम होगा भाई, प्रोफेशनल एथिक्स का एक्सपोजर इनको मिलेगा, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। ये क्या है, IIC 3.0। देखो इसको स्टैब्लिश करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2018 में, मतलब 2018 में। देखिए जो मेन फोकस है ना इसका IICs का, वो ये है कि हम बढ़िया एक इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़िया बनाएं, ऐसा जो आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाएं, फिर आपका हम इंस्टीट्यूट फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट फ्रेमवर्क एक्सेट्रा, ऐसे ही सब प्रिपेयर करें। और अभी तक बताऊं, अभी तक की जो IICs हैं इनको जो है इस्टेब्लिश करा गया है करीब 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और इनको इस्टेब्लिश करा जाएगा करीब 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। जो आपका 3.0 आया है इसके अंदर IIC 3.0 के अंदर ऐसा होगा। तो ये सारी बातें हमने करी यहाँ पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सिर्फ IAS कोड का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।